हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको CHSL का एक और प्रैक्टिस सेट जो मैथ से रिलेटेड है। देखो, हमने लास्ट पीछे भी एक प्रैक्टिस सेट बनाया है जिसमें मैथ के अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको सॉल्व करके दिखाए थे, और आज हम फिर से एक सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पर एक सवाल है, तो हम सवाल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल, जैसा कि पहले सवाल में उसने दिया है, देखो सिंप्लीफिकेशन से SSC CHSL भी जरूर सवाल पूछता है। देखो, इसने A बराबर 12 दिया है और B बराबर 13, और आपकी वैल्यू जो निकालनी है A की घात 3 प्लस B की घात 3 और माइनस का 3AB। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये AB है, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। मतलब 12 × 13, 13 दूनी 26, 6 2 13 कम 13 और 2 15। देखो, इस वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी बस इसलिए। और उसके बाद हमारा ये वाला जो रूल होता है आप इसे लगाइए, A की घात 3 और B की घात 3 का A प्लस B, देन A² प्लस B² और माइनस का AB, और उसके बाद माइनस का 3AB। ये आ गया हमारा टोटल कम्प्लीटली। यहाँ से A प्लस B मतलब इन दोनों को ऐड करा तो 12 और 13 25 हो गया, और A का वर्ग मतलब 12 12 हम 144, 13 13 हम 169, माइनस AB की वैल्यू 156 है, और माइनस का 3AB मतलब 3 की मल्टीप्लाई करी इसमें, 3 6 18, 1 3 5 15 और 1 16, फिर 1 3 एकम 3 और 1 4, 468 आ गए। अगर हम इस सब को सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर आइए। देखो, इनको ऐड करिए और इसे माइनस कर दीजिए। इन दोनों को हम अगर ऐड कर देते हैं तो 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3, माइनस 156। हमको अगर इसमें से इसे माइनस करना है तो 13 में 6 के 7 10 5, 157 और 25 की मल्टीप्लाई करके 4 6 8 आप माइनस करिए, और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। देखो, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है और इसे माइनस करना है बस। ये मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आता है, देखो आप इसकी मल्टीप्लाई एक तरफ कर सकते हैं, 157 और 25, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 5 17, 25 पंजे 125, 7 5 12, 2 3 और 1 4 और 1 और 2 14 और 25 एकम 25, यह 9 3, देन 3925, और इसमें से 4 6 8 माइनस अगर हम कर दें 15, देन 8 7 15 11 और 6 5 11, और यहाँ पर बचता है 4, देन 3 4 5 7। ये रहा हमारा आंसर। देखो, इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक का प्रयोग अगर करते हैं आप तो पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको वो याद करना होगा। कैलकुलेशन में बस ये आपका वर्ग आपको याद होने चाहिए, और हमारा क्वेश्चन हो गया जैसा कि आपके ऑप्शंस में आंसर दे रखा है। ठीक है, चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए जरा, दूसरे क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, जरा आप वो देखिए। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कितने समय में एक 10,000 रुपये की राशि 10,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज से 6% की दर से और 450 रुपये का ब्याज होगा। मतलब ये ब्याज है, ब्याज बराबर 450, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। बस यही है, 0 से 0 कट गया और एक 0 से ये 0। यहाँ से t की वैल्यू आई 4 5 अपॉन 10/6। अगर 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, मतलब 9/12 ये निकला वर्ष में। और 9/12 वर्ष को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो माह बन गया। मतलब ये है 9 माह का ब्याज 450 रुपये होगा। साधारण ब्याज का सवाल भी CHSL में बहुत आसान आ रहा है, जैसा कि आज भी आया है। और आप देखिए ज़रा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है 999,547। ये बोलता है कि निकटतम कौन सी संख्या है जो 687 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो, इसके समीपतम चाहिए। समीपतम मतलब इसके पीछे भी हो सकती है और इसके आगे भी हो सकती है। मतलब जो बिल्कुल पास रहेगा, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर कम रहेगा वही उसके समीपतम होगी। तो सबसे पहली कंडीशन, आपको इससे भाग ही देना होगा इसमें। तो 1 टाइम्स गया, देन इतनी बार 8 7 15, 8 0 और 308, 4 उतार लेते हैं, और 4 12 4 7 28,
2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 3, 4 छिंग 24 और 3 27 और 14, 8 से 14, 3 देन 3 336 और 7 उतार लिया और फिर से 4 टाइम्स चला गया और 4 टाइम्स मतलब 2 7 4 8 ओके 17 9 8 17 1 और 7 6 13 6 619 आ जाता है। देखो अगर हम इस संख्या में से ये जो संख्या है 99547 अगर हम 619 घटा दें तो हमारी ये आ जाएगी, लेकिन समीप लाने के लिए हमें पास वाली में इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो आपको 687 में से 619 अगर हम इसे घटा दें 9 8 17 और 7 1 6 मतलब अगर हम 68 जोड़ दें तो हमारी अगली संख्या आ जाएगी। जरा आप बात समझिए, इसमें 68 जोड़ देते हैं पहले। 8 7 15 और 6 4 10 और 1 11 और 5 और 1 6 9 और 9 संख्या बनी ये। देखो अब एक बात बतानी है मुझे, आप सवाल पूछने वाला सवाल पूछेगा किस लेवल पर। अगर आप सीपीओ का भी फॉर्म डाला है तो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। उसने बोला है इससे भाग देने पर इसके समीपतम संख्या बताइए। देखो इसके समीपतम जो संख्या निकल के आई, एक तो इसमें जोड़ने पर ये आ गई और एक इसमें से घटाने पर ये आ गई, तो ये वाली संख्या तो बहुत दूर हो गई। अब एक तरीका और है इसके सवाल पूछने का। वो सवाल पूछेगा कि इसमें कम से कम कितना जोड़ें कि इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऑप्शंस में सिर्फ 68 होगा। दूसरी कंडीशन, इसमें 99,547 में अधिकतम कितना घटाएं जो इससे विभाजित हो जाए। तो आप इतना ही घटाएंगे, ओके। इससे ज़्यादा घटाएंगे तो और भी पीछे आएगा। तो कम से कम कितना घटाएं भी बोल सकता है और समीप लाने के लिए भी बोल सकता है। जैसा कि हमारा सवाल है तो ये ऑप्शंस में आपके दे रखा है। देन हो गया हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी। बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है आप वो देखिए। ये बोलता है एक त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात, मतलब रेशो दे रखा है A/B/C बराबर 1/2, 1/3 और 1/6। तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का रेशो अंतर बताइए। सबसे पहली कंडीशन आपको इसका एलसीएम लेना है। देन 6 आ गया और 2 से डिवाइड करना है, मतलब 6 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। ये आ गया हमारा रेशो। सबसे बड़ा कोण है A, उसके बाद सबसे छोटा कोण है C, मतलब आपको A माइनस C ही निकालना होगा। तो सबसे पहले A निकालते हैं। A निकला 3/6 इंटू 180। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 6 से ये 3 टाइम्स 30 बार गया, तो ये तो निकला 90। अगर हम C निकालें तो 1 में 30 की मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कट जाएगा, और 30 निकला ये, और दोनों के बीच का डिफरेंस आया 60 है। तो आंसर ये है हमारा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा। ये क्षेत्रफल में भी आ सकता है आपको और आपका ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग भी पूछेगा। देखो अब एक नेक्स्ट सवाल पूछा है उसने, हाँ ए और बी की आय। देखो आय बताई है उसने, आय A/B, इनकी आय बताई है। आय दी है 4/3 और व्यय बताया है। A/B का व्यय बताया है 3/2। देखो A की आय 4 मानी और A का व्यय 3, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस 1 और 1 निकली बचत, ओके। 1 बचत निकली और उसने बोला है यदि दोनों की बचत 300 रुपये, मतलब 1 बराबर है 300 रुपये के, तो आय निकालनी है। आय है 4, तो दोनों तरफ 4 की मल्टीप्लाई कर दी। 300 में 4 की मल्टीप्लाई करी तो A की आय निकली 1200 रुपये। धन आंसर। ये सवाल हो गया। एक सवाल आय और व्यय से रिलेटेड भी एग्जाम में जरूर पूछता है, ओके। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा नेक्स्ट में उसने क्या पूछा है। ये बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सवाल करनी से है, √2n बराबर 64। देखो सबसे पहली कंडीशन 2 की पावर n दिया है तो आप इसे 2 की पावर में ही तोड़िए। 64 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 2 की पावर 6। अगर हम इस रूट को हटा दें तो 2 की पावर n बराबर होता है 2 की पावर 12। 6 का वर्ग करेंगे, देखो 6 लिख देता हूँ मैं और इसके ऊपर 2, तो 2 की पावर 12। ये नीचे का बेस सेम हो गया तो n की वैल्यू निकली 12। है ना आंसर, जैसा कि ऑप्शंस में भी आपका 12 दे रखा है। देखो इस टाइप के सवाल आपके CHSL वाला पूछेगा। नॉर्मल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस टाइप के सवाल आप ज़रूर प्रैक्टिस करके रखें। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, ये आपका गणितीय संक्रिया जो रीजनिंग में भी आता है उससे। देखो इसमें 9 × 8 तो 9 × 8 72 प्लस
13 दूनी 26, उसके बाद प्लस और 3 चौक 12 और उसके बाद नीचे दिया है 9 दूनी 18 प्लस 9 तिया 27 प्लस और 10 भाग 10 का मतलब 100 भाग 10 10। अगर हम इनको ऐड कर लें, देखो 8 7 15, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 55 तो नीचे हो गया और ऊपर 110। अगर हम 55 से इसको डिवाइड करें तो 2 होता आंसर। ओके, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपको गुणा भाग जोड़ घटाना बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हैं CHSL का। आप बिल्कुल भी इस बात को इग्नोर ना करें कि किसी भी बात को छोड़ दें कि इसे बाद में कर लेंगे या गुणा तो कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या पूछा है। उसने बोला है 7 क्रमिक संख्याएं। देखो 7 क्रमिक, देखो या तो वो क्रमिक बोले या क्रमागत बोले या फिर वितत बोले, ये सारी की सारी एक ही बात है, कोई भी अलग नहीं है, लगातार आने वाली संख्याएं। अगर संख्या में उनकी गिनती विषम है, मतलब गिनती में विषम संख्या 7 हैं, 7 9 15 11 13 ऐसे है, तो 7 क्रमिक संख्याओं का औसत बताया है उसने 20 बताया है औसत। देखिए ज़रा, 7 में जो मिडिल में होती है चौथे नंबर की बनेगी, आगे से और पीछे से, मतलब चौथी संख्या ही बीच है। अब सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो आप एक एक ऐड करते चले इसमें, देन 23 देन आंसर, क्योंकि इसके इधर भी 3 होंगे और इसके ऊपर भी 3 होंगी। अगर सबसे छोटी बोलेगा तो एक एक घटाते चलो, तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आंसर। अगर वो मिडिल की बात करेगा तो मिडिल वाला औसत मिडिल से ही निकल जाएगा, आपको ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। देखिए ज़रा, नेक्स्ट में उसने क्या बोला है, ये बोला है किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, हानि, तो उसे कितने रुपए में बेचेंगे 30% का लाभ हो जाए, मतलब क्वेश्चन मार्क ये निकालना है और लाभ हो जाए। देखो ये है लाभ हानि से रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, तो आपको करना क्या है, 700 बटे हानि हो रही है तो 70, 100 माइनस 30 कराए। देखो पूरा लिख देता हूँ मैं, 100 माइनस 30 बराबर, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसको x मान लेते हैं और ये 100 प्लस 30 करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, x की वैल्यू निकली यहाँ से। देखो इसको काटा हमने तो 70 और 70 से 700 कटा 10 बार और 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 1300 का आंसर हो गया हमारा सवाल। बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। आपको हर चैप्टर से एक एक सवाल रेडी करके दिया है जो आपको CHSL के एग्जाम में मदद करेगा। देखो क्वेश्चन, एक आदमी धारा के अनुकूल, देखो धारा के अनुकूल उसकी चाल, हम इधर की चाल मान लेते हैं, अनुकूल चाल है 11/2 और उसके विपरीत चाल दे रखी है उसने 5/2, किलोमीटर प्रति घंटा है दोनों। ओके, तो आपको निकालनी है शांत जल में या स्थिर जल में चाल बोले, शांत जल में चाल। देखो शांत जल में चाल निकालना बड़ा आसान है। आपको करना क्या है, बस पहले आप इस बात को समझिए। अगर धारा के अनुदिश चाल A है और धारा के विपरीत चाल B है तो शांत जल की चाल निकलती है A + B / 2, मतलब आपको ये दोनों ऐड करने हैं, 11/2 प्लस 5/2 और अपॉन में 2। देखो LCM ले लिया हमने 2, तो 2 तो नीचे आके 4 हो गया और 11 5 16 और 4 से इसको डिवाइड करा तो 4 चौक 16 देन आंसर, किलोमीटर प्रति घंटा। देखो नॉर्मल सवाल है, धारणाओं से रिलेटेड भी, इतना मुश्किल नहीं है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज़रा देखिए इसे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसने बोला है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ओके, 20% लाभ पर, देखो बेचेगा तब जब खरीदेगा। मान लेते हैं उसने 100 रुपये में खरीदी, कॉस्ट प्राइस उसका स्टार्टिंग 100 रुपये है, ये बात मान लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस निकल के आया 120 रुपये। ओके, अब बात करते हैं, वो बोलता है अगर 20% कम में खरीदता, 20% की कमी यहीं पर कर देते हैं, मतलब 80 रुपये में खरीदता। ओके, और वो बोलता है इसे 25% के प्रॉफिट पे बेच दे तो 5 रुपये का लाभ हो जाता है। तो देखो जरा यहाँ से भी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, देन 80 × 125/100, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, मतलब 100 रुपये पे उसने बेच दिया। मतलब आपको ये वाला सेलिंग प्राइस और ये वाला सेलिंग प्राइस दोनों के बीच का डिफरेंस 20 = 5 के रुपये के आया, 20 = 5 रुपये। देखो अगर कॉस्ट प्राइस 20 रुपये रहेगा तो प्रॉफिट रहेगा इतने का, तो आपको करना है, सॉरी ये 20 रुपये पे 5 रुपये,
उसने बोला है 100 रुपये, तो आपको 5 की मल्टीप्लाई इधर करनी है और 5 की मल्टीप्लाई इधर करनी है। तो शुरू में जो हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था, वो 100 रुपीज़ बराबर हो जाएगा 25 रुपये के देन आंसर। ये सवाल एग्जामिनर बहुत पूछता है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके चलें। ज़्यादातर सवाल वो ऐसे ही करेगा, आपको 100 ही मानना है और लास्ट स्टेप आपको सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर ही करना होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। ओके, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है वो भी देखिए। ये बोलता है निम्न में से किस अंक के सबसे ज़्यादा भाजक होंगे। देखो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसने, ए, बी, सी और डी। देखो 4 ऑप्शंस मैं लिख लेता हूँ और उसके बाद बात करते हैं। ये है 99, देन 101, उसके बाद 176 और ये आता है 182। देखो नॉर्मली सबसे ज़्यादा भाजक का मैटर है, सबसे ज़्यादा गुणनखंड। अगर हम इसके देखें तो 3 गुणा 11 गुणा 9, 3 तिया 9, 11 थी 33, नहीं हाँ 3 से काटा अगर हमने इसे तो 3 इंटू 11 ये हुए इसके। अगर हम इस वाली देखो, सबसे पहले आप उसको देखो जो हो सकता है पॉसिबल। अगर हम इसका 176 के भाजक करके देखें तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और फिर 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से 11 बार और फिर 11 से कटा, मतलब 1 2 3 4 और एक 5 तो डायरेक्ट दिख ही रहे हैं, जो नॉर्मली दिख ही रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा भाजक जो होंगे वो इसी के होंगे। देखो इसके बाद भी एक स्टेप होता है, प्योरली गुणनखंड की संख्या निकालना। अगर आप गुणनखंड की संख्या निकालना नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देंगे हम, आप उसमें से देख लें वीडियो पर जाकर कि गुणनखंड की संख्या निकालते कैसे हैं। गुणनखंड की संख्या बोले या फिर भाजकों की संख्या, दोनों एक ही बात होती हैं। तो ये नॉर्मल तरीका है। आप ज़रा नेक्स्ट देखिए, ज़रा क्या करना है। देखो ज़रा नेक्स्ट सवाल दिया है उसने भिन्न से रिलेटेड। देखो CHSL वालों ने CGL के एग्ज़ाम में एक भी सवाल भिन्न से नहीं पूछा, कौन छोटी कौन बड़ी, बस एक ही सवाल आया था किसी सेट में, लेकिन ये नहीं पूछा। तो ये बात कन्फर्म है, CHSL इससे पूछ ले। देखो इस टाइप के सवाल को करने के लिए करना क्या है, दशमलव के बाद जितने अंक हैं और जितनों के ऊपर बार लगा हुआ है बस आप उनको 2 बार लिख दीजिए। अगर 2 अंक है तो 2 बार, 3 अंक है तो 3 बार और 1 अंक है तो 1 बार। उसके बाद पूरी की पूरी संख्या लिखिए और उसमें से उस अंक को माइनस कर दिए जो नहीं रिपीट हो रहा। यह है 126/99। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और फिर से डिवाइड कर दीजिए, 3 चौक 12 और 14/11 का आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन है जो बहुत आसानी से किया जा सकता है। ओके, देखिए ज़रा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट ये बोलता है नमक के 6 लीटर घोल में। देखो 6 लीटर एक घोल है और 6 लीटर घोल में 5% नमक है, मतलब 6 × 5/100। उसने बोला 1 लीटर वाष्पित कर दिया जाए। देखो आपको मिश्रण के सवाल, ये मिश्रण से है, कोई रूल यूज़ नहीं करना। सबसे पहली कंडीशन, जिसना मिश्रण दे रखा है उसमें उसका परसेंटेज निकालिए। अगर वो वाष्पित कर रहा है तो वाष्पित करिए, मतलब 5 लीटर हो गया। बस आप ये बात याद रखिए, जब भी वाष्पित करेगा तो आपका जो मिश्रण है वही रहना है जो भी उस मिश्रण में प्रोडक्ट है। तो 6 × 5/100 इतना ही रहा। 5 लीटर में इतना, आपको बस 1 लीटर का निकाल लेना है कितना, तो 5 × 6/100 और 5 भी जस्ट नीचे आ गया, 5 से 5 कटा और 6/100 जो होता है वो होता है 6% एज एन आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी, ऐसा नहीं है आप इसको छोड़ दें। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ज़रा नेक्स्ट देखिए। ये बोलता है 2 संख्याओं का लैस है। देखो उसने लैसे दिया है, LCM लैसे है 2310 और उसके बाद उसने उसका मैसे बताया है 30 और एक संख्या बताई है 210। तो सेकंड बतानी है आपको, सेकंड बराबर कितना। देखो ये एक रूल होता है, LCM × HCF बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड। देखो इन 4 में से वो हमेशा 3 बता देगा किसी को भी। ओके, उसने सेकंड पूछा है तो आप सेकंड वहीं रखिए और बाकी फर्स्ट को नीचे ले गइए। 231 मल्टीप्लाई 30। देखो 0 से 0 और 21 से कम 21 और 21 से कम 21 और 11 से कटाइए, 11 थी 33, मतलब दूसरी संख्या 330 का आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन नॉर्मल था।
ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, उसने नेक्स्ट ये पूछा है एक वृत्त की परिधि। देखो वृत्त की बात करी है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। ओके, उसने वृत्त की परिधि बताई है, वृत्त की परिधि है 100 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से r बराबर निकला है 100/2π। ये इसलिए निकाल लिया है, पता नहीं वो r का यूज़ कराए ना कराए। उसके बाद बोलता है इस वृत्त के अंत्य वर्ग की भुजा की माप बताओ। देखो जरा यहाँ पर आ जाते हैं अब हम, अंत्य वर्ग बोला है और ये वाली लाइन खींच देते हैं। ओके, और हम इसको वापस बैक चले जाते हैं। यहाँ से 2r बराबर है 100/π। आप ऐसा सोचिए, आप देखो वर्ग की भुजा ये वाली स्टेप पे आ जाते हैं। ये है व्यास, ओके, जो हमने निकाल लिया, और ये व्यास वर्ग का विकर्ण भी हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण मतलब, और 100/π वर्ग का विकर्ण होता है a/√2 मतलब यहाँ से a की जो वैल्यू निकली वो निकली 100/π√2। अगर हम √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये कटा 50 बार और आंसर आता है 50√2/π आंसर। ये है वर्ग की भुजा। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्षेत्रफल का सवाल वो जॉइंट करके पूछेगा तो वृत्त और वर्ग दोनों को एक साथ जॉइंट करेगा। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है। ये बोलता है एक संस्था के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष। देखो 8 का योग निकालते हैं, 8 का योग 40 निकला तो 40 × 8, 8 चौक 32, 320। अब उसने एक लाइन बोली है, जरा उसे देखिए। ये बोलता है 55 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर, 55 वर्ष का एक व्यक्ति है, इसके स्थान पर 39 वर्ष का एक दूसरा व्यक्ति, ये तो चला गया और ये एंट्री कर गया। 39 वर्ष का एक नया व्यक्ति आ जाने पर संस्था का औसत बताइए। देखो जो आ रहा है वो वेट में कम आ रहा है या आयु में कम आ रहा है, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए। 16 वर्ष कम, तो सबसे पहली कंडीशन आप 16 माइनस करिए यहाँ पर, तो 4, 0 और 3। ओके, ये आ गया यहाँ तक। अब औसत चाहिए 8 का ही, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। 8 या 24 और 8 × 8 = 64, मतलब 38 वर्ष उनका औसत हो जाएगा। ओके, ये हमारे सवाल हैं मैथमेटिक्स, जो CHSL के एग्ज़ाम हैं उसमें आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप इन सवालों को करते हैं तो ये बात आपको पता लग जाएगी कि आपने कौन सा आपका चैप्टर थोड़ा वीक है या कौन सा आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।